हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं रणवीर और माही की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 66। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस कैरेक्टर की जोड़ी एकदम बेस्ट लगती है। सुबह माही अपना सिर पकड़े बेड पर बैठी हुई थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था। इस वक्त उसे रणवीर की ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। तभी रणवीर ने उसके सामने एक कॉफी मग बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पी लो, तुम्हारा हैग ओवर ठीक हो जाएगा। माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा, जो सिर्फ ब्लैक ट्राउजर पहने उसके सामने खड़ा हुआ था। माही ने कप पकड़ते हुए पूछा, ये क्या है? ब्लैक कॉफी। अब बात कम करो और जल्दी से इसे पी लो, रणवीर ने कहा। माही मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पीनी, ये कड़वी कॉफी। रणवीर ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, सिर दर्द से फटा जा रहा है, पर तुम्हें तो नखरे दिखाने हैं, कहकर रणवीर ने अपना एक घुटना बेड पर रखा और माही के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, पियोगी कैसे नहीं? चलो अब नखरे मत दिखाओ और इसे जल्दी से फिनिश करो। कहने के साथ ही रणवीर ने उसके होठों पर कप लगा दिया और जबरदस्ती उसे कॉफी पिलाने लगा। कॉफी ज़्यादा गर्म नहीं थी, लेकिन टेस्ट में कड़वी होने की वजह से माही से वो पी नहीं जा रही थी। वो बार बार अपना मुंह इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणवीर ने मुंह पकड़कर उसे जबरदस्ती पिलाना कंटिन्यू रखा। उसकी मजबूती से पकड़ा हुआ था, उससे छूटना इतना आसान नहीं था। आखिर रणवीर ने उसे सारी कॉफी पिला ही दी। रणवीर ने कप हटाते ही माही अजीब से फेस बनाने लगी। ब्लैक कॉफी से उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया था। उसकी शक्ल देखकर रणवीर को बड़ी हंसी आ रही थी। अब माही मुंह बनाते हुए उसे गुस्से से घूर रही थी। रणवीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अब ऐसे क्या घूर रही हो? किसने कहा था इतना ड्रिंक करने के लिए? माही बेड से खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, सब आपकी वजह से हुआ है, आपने ही मुझे अपनी बातों में फंसाया था। रणवीर ने उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ फंसाया अपनी बातों में, पर इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कल रात ही पता चला कि मेरी बीवी कितनी हॉट हो सकती है। वैसे कल तुम किसी कातिल हसीना से कम नहीं लग रही थी। आई डोंट नो यू वेरी सो केयरी अबाउट ऑल दिस, यू वेरी अमेजिंग लास्ट नाइट माई लव। लास्ट की लाइन रणवीर ने काफ़ी शेड्यूल ट्यून में कही। माही आंखें बड़ी किए हुए बोली, कुछ भी मत बोलिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माही को कल रात का ज़्यादा कुछ याद नहीं था कि उसे कल क्या क्या किया था। रणवीर माही के थोड़ा दूर हुआ और हाथ फैलाकर माही के सामने खड़ा हो गया और कहा, लुक हेयर, क्या ये सब झूठ है? ये निशान क्या ये कल रात की कहानी बयां नहीं कर रहे हैं? माही ने सामने रणवीर को देखा, जो सिर्फ एक ट्राउजर में उसके सामने खड़ा था और उसकी अपर की बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी। उसकी बॉडी पर बाइट और नाखून के स्क्रैचेस के निशान मौजूद थे, जो माही के दिए हुए थे। रणवीर की मस्कुलर बॉडी पर ये निशान काफी होठ लग रहे थे। माही शर्म से इधर उधर देखने लगी। उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो गया था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है, पर वो ये भी जानती थी कि अब रणवीर को उसे परेशान करने का एक और मौका मिल गया था। वहीं माही को ऐसा परेशान होता देख रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था। माही भी थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, सॉरी। माही नीचे देखते हुए बोली। तो रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जान मैं चाहता हूँ तुम ये सब बार बार करो, बिकॉज आई लाइक इट एंड यू हैव फुल राइट ऑन मी, यू कैन डू दिस टू मी। कहने के साथ ही रणवीर ने माही के शर्म से गुलाबी गाल को चूम लिया। उधर प्रिया भी सर दर्द से परेशान थी और खुद को ही गालियां दिए जा रही थी। तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो प्रिया, बल्कि पूरी की पूरी गधी हो, पागल हो और साइको भी, वेदांत ने अंदर आते वक्त कहा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधकर बोली, तुम तो मुझसे बात मत करो वेदांत। एक तो कल मुझे इतनी ड्रिंक कर दी कि सुबह सुबह जबरदस्ती ब्लैक कॉफ़ी पिला दिया। अभी तक मेरा मुंह का टेस्ट कड़वा है, अच्छा टेस्ट करना जरा कहकर वेदांत ने प्रिया को अपनी तरफ पलटा और जैसे ही वो उसे किस करने वाला था, प्रिया उसे धक्का देकर उससे दूर हो गई। मेरे पास मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, प्रिया ने उसे वार्निंग दे दी। ओह, तो अब तुम मुझे पास नहीं आने दोगी? लेकिन कल तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, पता है मेरी इज्जत लुटने वाली थी तुमसे। मैंने कल कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है, ये मैं ही जानता हूँ। लेडी प्रेम प्रेम चोपड़ा। प्रिया मुंह खोले उसे देखने लगी, फिर बोली, कुछ भी। वेदांत ने अपनी शर्ट के ऊपर के खुले हिस्से को हटाकर कहा, खुद ही देख लो हौसी गुड़िया, कल तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं गुंडिया कर तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगता रहा, लेकिन तुम्हें तो अपनी हवस के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, वेदांत ने बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए कहा। वेदांत की बॉडी पर वाइट के निशान देखकर प्रिया की तो बोलती ही बंद हो गई। तभी उसे याद आया कि कल रात वेदांत ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं था ना। ये सोचकर वो जल्दी से ड्रेसिंग के सामने जाकर अपनी बॉडी को चेक करने लगी, पर उसकी बॉडी पर किसी तरह का कोई मार्क नहीं था। तो उसे चैन की सांस ली। वेदांत ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए कहा, चिंता मत करो, कल हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, उसके लिए तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे शेड्यूल करने में। बस मैं ही था जानता था कि कल मैंने खुद को कैसे रोका था। फिर उसने
उसकी नेक को किस करते हुए कहा, लेकिन हमारी फर्स्ट नाइट पर तुमसे गिन गिन कर सारे बदले लूंगा। वेदांत की बात सुनकर प्रिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। एक गाड़ी में रूही और रियाज दोनों अपनी अपनी सीट पे सिर टिकाकर सो रहे थे। जब सुबह की धूप रूही की आंखों पर पड़ी तो उसने कसमकसाकर अपनी आंखें खोली। धूप की रोशनी तेज होने की वजह से रूही की आंखें खोलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो पाया कि वो किसी रोड के किनारे पार्क गाड़ी में है। उसने अपने बगल में देखा तो रियांश भी गहरी नींद में सो रहा था। रूही को समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जबकि वो तो होटल में थे। उसे बाहर की तरफ देखा, जगह को पहचानने की कोशिश की तो पाया कि वो इस वक्त एक मंदिर के पास है और आसपास का इलाका एकदम सुनसान है। उसने अपने दिमाग पर जोर डालने की बहुत कोशिश की और सोचा कि कल रात क्या हुआ और वो दोनों यहाँ कैसे पहुंचे। उसे रियांश को जोर से हिलाते हुए जगाने की कोशिश की। रियांश उठो, हम यहाँ कैसे आए? रूही ने ऐसे जगाने से कुछ देर कसमकसाने के बाद रियांश भी जाग गया और वो भी अपने आसपास देखते हुए स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी उसे ध्यान रूही की तरफ गया। वो उसे गौर से देखने लगा। रियांश को ऐसा अपने तरफ देखते हुए रूही को अजीब लगा। उसने रियांश से पूछा, ऐसा क्या देख रहे हो? जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। रियांश ने खोए हुए अंदाज में कहा, रूही तुमने किसी से शादी कर ली क्या? रूही ने जब रियांश की बात सुनी तो उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, व्हाट रबिश, अभी भी नींद में हो क्या? रियांश ने कहा, लुक एट दिस मिरर। रूही ने रियांश की बात सुनकर अपनी सीट के सामने ऊपर की तरफ मिरर में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और गले में मंगलसूत्र था। उसके सिर के पीछे ही रेड कलर का दुपट्टा भी गिरा हुआ था। रूही ने हैरानी से अपनी मांग के सिंदूर को छूकर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है। उसे लड़खड़ाती आवाज में रियांश से पूछा, रियांश ये सब क्या है? हम यहाँ आए कैसे और कल रात क्या हुआ था? रियांश कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर एक के बाद एक मैसेज की रिंगटोन बजने लगी। रियाज ने जल्दी से अपना फोन देखा तो मैसेज देखकर अपनी आंखें फटी की फटी रह गई। व्हाट द हेल इन दिस? रियाज एकदम चिल्लाया और उसने फोन की स्क्रीन रूही के आगे कर दी। अब चौंकने की बारी रूही की थी। रूही और रियाज ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, हाँ ये सब क्या हुआ? तो दोस्तों वो एकदम से क्यों चिल्लाए ये जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। रियांश के फ़ोन की स्क्रीन पर एक पिक नज़र आ रही थी और ये पिक रियांश और रूही दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया हुआ था और ये पिक थी रूही और रियांश की, वो भी एक कपल के साथ। फ्रेम वी गो मैरिड, फाइनली वी गो मैरिड। इसका मतलब था कि रूही और रियांश की शादी हो गई थी, जो दोनों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इस पिक के नीचे धड़ाम-धड़ कमेंट आ जा रहे थे, जिसमें से ज़्यादातर तो इनके जानने वाले थे और उसके दोस्तों के सारे कमेंट शॉकिंग इमेज से भरे हुए थे। कब, कैसे, क्यों, कहा, हमें तो बुलाया ही नहीं और कईयों ने तो पार्टी भी मांग ली थी। मतलब बेचारों की दुनिया ही पलट गई। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और यहाँ इनको पार्टी की पड़ी हुई थी। अब क्या हुआ था उन दोनों के साथ जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में चलना होगा। फ्लैशबैक, कल रात जहाँ सभी अपने अपने में डांस करने में बिजी थे, रियाज के साथ डांस करते हुए रूही के दिल में एक अलग ही जज्बात उमड़ रहे थे जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ यही हाल रियाज का भी था। दोनों को ही उस रात टेरिस पर बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। रूही डांस के बीच में छोड़कर ही बार की तरफ बढ़ गई। वहाँ रखे वाइन की गिलास को उठाकर पीने लगी। उसे लगा कि ये नॉर्मल वाइन होगी, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग वाइन थी। काफ़ी हैवी कैपेसिटी वाले ही इसे पीते थे। बारटेंडर ने भी किसी और के लिए रखा था, पर रूही तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। रियांश भी वहाँ पहुँच गया और उसने भी वाइन का गिलास उठाया और उसे एक ही सांस में पी गया। दोनों ही अपने अंदर के जज्बातों से जैसे लड़ रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की नजरों को चुरा रहे थे। रियांश ने बारटेंडर को और गिलास सर्व करने के लिए कहा तो बारटेंडर ने उसके सामने वाइन का दूसरा गिलास रख दिया। इससे पहले कि रियांश उस गिलास को उठा पाता, रूही ने वो गिलास उठा लिया और एक ही सांस में पी गई। रियांश हैरानी से उसे देख रहा था। रूही ने एक और गिलास का डिमांड किया तो रियांश ने उसे रोकते हुए कहा, रूही बस करो। पर वो देख सकता था कि रूही पर इस वक्त नशा हावी होता जा रहा है और वो नशे में झूम रही थी क्योंकि ये वाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। नशा तो खैर रियांश पर भी हावी हो रहा था क्योंकि उसने पहले भी बहुत ड्रिंक की हुई थी। रूही ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मत रोको ना रियांश, प्लीज़ आज मुझे पीने दो, बस थोड़ी सी और। रियांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने आज तक मेरा कोई बात मानी है जो अब मानोगी? बस एक ड्रिंक, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ आऊँगा। पर इसके बाद दोनों ने ही एक के बाद एक कई ड्रिंक ली। दोनों ही अब पूरी तरह से नशे में थे, खासकर रूही, क्योंकि रियांश को इनकी आदत थी
क्योंकि रियाज को इनकी आदत थी, जबकि रूही ने पहली बार इतनी ड्रिंक की थी। रूही अपनी चेयर से खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। रियाज भी उसके पीछे चला गया। वो रूही को बार बार रोक रहा था, लेकिन रूही उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। वो अपने रूम में जाने की बजाय होटल से बाहर जाने लगी, तो रियाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा रूम तो उस तरफ है ना? तो रूही ने कहा, नहीं, मुझे बाहर की खुली हवा में जाना है। अपनी गाड़ी की चाबी दो, मैं थोड़ी देर खुली हवा में रहना चाहती हूँ। तो रियाज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रियाज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पार्किंग एरिया में ले आया और अपनी गाड़ी का डोर ओपन करके उसे अंदर बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रियाज ने ड्राइविंग करते हुए वक्त गाड़ी की सारी विंडो ओपन कर दी थी, जिसमें से बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो एक तरफ से उसे सुकून पहुंचा रही थी। वो किसी रास्ते जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे उन्हें कुछ नहीं पता था। वो बस एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। रूही को जब अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास हो रहा था तो उसे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे कहा, रियांश, क्या मैं जो आज महसूस कर रही हूँ वो तुम भी महसूस कर रहे हो? रियांश ने जब रूही की आवाज़ सुनी तो उसे अपनी गाड़ी साइड पर लगा दी और कुछ देर तक वो ऐसे ही शांत बैठा था। रूही ने एक बार फिर से सवाल किया, रियांश, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम भी वही सब महसूस कर रहे हो जो मैं कर रही हूँ? तो रियाज ने रूही की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं भी वही सब महसूस कर रहा हूँ। शायद रियाज रूही की आंखों में नजर आ रहे जज्बातों को समझ गया था। रियाज का जवाब सुनकर रूही ने रियाज की तरफ देखा, जो उसके चेहरे को इनोसेंट नजरों से देख रहा था। रूही से नजरें मिलाते ही रियाज अपने जज्बातों पर काबू ना कर सका। वो रूही की तरफ झुका और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर कहा, रूही, चाहे हम दोनों एक दूसरे को कितना भी परेशान करें, लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। क्या तुम कभी किसी और लड़की को मेरे साथ बर्दाश्त कर पाओगी? रियाज की बात सुनकर रूही की आंखें नम हो गई। उसने कहा, कभी नहीं रियाज, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें किसी और लड़की के साथ। माना मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी और लड़की के साथ शादी कर लो। तुम्हारे साथ रहने का और तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी मत लेना। रूही की बात सुनकर रियाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो रूही के मुंह से यही बात तो सुनना चाहता था। उसने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, और मैं भी तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें झेलने की आदत जो है मुझ में। कहने के साथ ही रियाज की नज़र रूही के लाल सुर्ख होठों पर गई। रूही का चेहरा वाइन पीने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था। शायद कुछ शर्म से भी रियाज को रूही के होठों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा था। वो उसे छूना चाहता था। उसके अंदर उसे टेस्ट करने का डिजायर बढ़ने लगा। इसीलिए उसने बिना पल गवाए रूही के नरम मुलायम होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैसर के साथ किस करने लगा। रूही ने जैसे ही रियाज के होठों की छुअन महसूस की, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो इस किस के जरिए रियाज के प्यार को महसूस करने लगी। जिंदगी ने है कैसी साजिश पूरी हुई, दिल की वो फरमाइश, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची, परवादिगार कैसे सुनी तुमने मेरी ख्वाहिश, ओ परवादिगार। रूही ने रियाज की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और रियाज की किस वक्त के साथ और भी ज़्यादा डीप और पैसन होती जा रही थी। जब रियाज को महसूस हुआ कि रूही को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब वो उसे छोड़कर दूर हुआ और रूही के चेहरे को एकटक देखते लगा। रूही ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। रियाज ने कहा, रूही, चलो शादी कर लेते हैं। रियाज की बात सुनकर रूही ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और रियाज की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, शादी कर लेते हैं, बल्कि अभी इसी वक्त शादी करते हैं। रियाज ने हैरानी से कहा, अभी? रूही, अभी कैसे शादी कर सकते हैं? तो रूही ने बच्चों की तरफ मुंह बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी इसी वक्त शादी करनी है। अगर बाद में हम दोनों का इरादा बदल गया तो अभी शादी करनी है, वरना कभी नहीं करनी है। रियाज ने कहा, पर हम शादी करेंगे कहाँ पर? तभी वहाँ पर मंदिर की घंटियों की आवाज़ आने लगी, तो दोनों ने विंडो के बाहर देखा और पाया कि वो एक मंदिर के पास ही थे, जो थोड़ी ऊंचाइयों पर बना हुआ था। रूही ने कहा, अरे, हम तो मंदिर के बाहर ही खड़े हैं, अब हम शादी करेंगे, चलो बाहर, कहकर रूही गाड़ी से बाहर निकल गई। रियाज भी गाड़ी से बाहर आया और रूही के साथ आकर खड़ा हो गया। दोनों ही इस वक्त मंदिर को देख रहे थे। रियाज और रूही को एक दूसरे को देखा और दोनों ही एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मैं देख रही हूँ आपको स्टोरी पसंद आ रही है, आपका चेहरा बता रहा है, लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। प्लीज़ यार कर दीजिए ना। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रूही नशे में कुछ ज़्यादा ही लड़खड़ा रही थी, इसीलिए रियाज ने उसके हाथ को कसकर थामा हुआ था कि कहीं वो गिर ना जाए। मंदिर में पहुंचकर रियाज और रूही ने देखा कि वहाँ बाहर की तरफ पहले ही विवाह की वेदी सजी हुई है। शायद कुछ देर पहले ही किसी की शादी वहाँ हुई थी। पंडित जी अभी भी वहीं मौजूद थे। जब उन्होंने दोनों को देखा तो उसे यहाँ आने का कारण पूछा, बेटा तुम लोग कौन हो? रूही ने रियांश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है रूही और मैं हूँ रियांश। तभी रियांश ने कहा, नहीं, इसे कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, ये रियांश है और मैं रूही। फिर दोनों एक साथ बोले, और हम अभी और इसी वक्त शादी करनी है। पंडित जी अजीब नजरों से दोनों को देख रहे थे। वो दोनों को देखकर ही समझ गए थे कि दोनों ही इस वक्त नशे में हैं। इसीलिए उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा आप दोनों इस वक्त नशे में हो और शादी कोई खेल नहीं है, और कि ऐसे ही
हो जाए। पर रियाज और रूही दोनों ही शादी करने के लिए अड़ गए। नहीं, हमें आज ही शादी करेंगे और शादी किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर रियाज ने पंडित जी को अपने वॉलेट से बहुत सारे नोट निकाल कर देते हुए कहा, पंडित जी मैं आपको एडवांस में दक्षिणा दे रहा हूँ, आप अभी इसी वक्त हमारी शादी करवाइए। इतने सारे रुपए देखकर पंडित जी लालच में आ गए और उन्होंने सोचा, करने दो शादी, मेरा क्या जाता है, मेरा तो अच्छी खासी कमाई हो रही है। पंडित जी खुशी खुशी शादी करवाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक लाल चुनरी रियाज को देते हुए कहा, इसी चुनरी को कल्याण पर उड़ा दीजिए। रियाज ने वो चुनरी रूही पर उड़ा दी और उसका हाथ पकड़कर मंडप में बैठ गया। पंडित जी मंत्रों के साथ उसकी शादी करवाने लगे। कुछ देर बाद रियाज ने पंडित जी के कहने पर रूही की मांग में सिंदूर भर दिया और पंडित जी ने एक मंगलसूत्र उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे कन्या के गले में पहना दीजिए। यह मंगलसूत्र देवी माँ के चरणों में रखा हुआ था। उन्हें वही मंगलसूत्र रियाज को दे दिया। रियाज ने रूही के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। फिर पंडित जी ने कहा, अब आपका विवाह सफल हो गया, आप दोनों अब पति पत्नी हुए। पंडित जी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रूही ने खुश होते हुए कहा, हमारी शादी हो गई। सच में? रियाज ने कहा, हाँ, अब तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। आप चलो पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी ने उन दोनों को हरकत देकर अपना सिर ला पे हिलाते हुए मन ही मन कहा, ये आजकल के बच्चे भी ना। तब तक दोनों पंडित जी के पास आए और उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गई। रूही ने रियाज को गले लगाते हुए कहा, रियाज अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, चलो ना एक सेल्फी लेते हैं। रियाज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, पर पहले यहाँ से चलते हैं। कहकर वो उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में आया और डोर ओपन करके उसके अंदर बैठ गया। दोनों ने गाड़ी में बैठकर ढेर सारी सेल्फी ली। फिर रूही ने रियाज के सामने थोड़ा उदास होते हुए कहा, मुझे पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना है कि मेरी शादी तुमसे हो गई, ताकि मेरी मॉम उस रियाज के बच्चे से मेरी शादी नहीं करवा दे। तुम्हें पता है वो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। अब दोनों पर ही नशा सर चढ़कर बोल रहा था तो रियाज ने भी मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भी उस झल्ली रूही से शादी नहीं करनी। फिर कुछ सोचकर बोला, चलो ये फिर हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ताकि कोई भी तुम्हें उस रियाज और मुझे उस रूही से शादी करने के लिए फोर्स ना करे। रूही ने खुश होते हुए कहा, हाँ, अच्छा आइडिया है, जल्दी करो। इस तरह से दोनों ने अपनी पिक सोशल मीडिया पर डाल दी और अपनी हरकतों के पर्चे खुद ही पूरे शहर में बांट दिए, जिसकी वजह से सुबह उसके घर में अच्छा खासा तूफान मचा हुआ था। फ्लैशबैक एड, रूही और रियाज दोनों ही सदमे में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उसके फोन पर बेल बजने लगी। अभी इनको एक और सदमा मिलने बाकी जो था, एक क्या अब तो एक के बाद एक लाइन लगाकर सदमे मिलने वाले थे इन दोनों को। रूही और रियाज ने फिर से फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर एक साथ डर था, खौफ और परेशानी सब कुछ नजर आने लगे, क्योंकि फोन रणवीर का था। रूही ने डरते हुए कहा, भाई। फिर अपने नाखून चबाते हुए बोली, क्या इन्हें भी पता चल गया हो? रियाज ने कहा, ये तो फोन पिक करने के बाद ही पता चलेगा ना। रूही ने डरते हुए कहा, ठीक है, पर फोन स्पीकर पर रखना, मुझे भी सुनना है। रियाज ने हाँ में सिर हिलाया और फोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ से रणवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, कहाँ हो तुम दोनों? तो रियान ने थोड़ा परेशान भरी आवाज में कहा, भाई बस हम घर आ ही रहे हैं। तो रूही ने भी डरते हुए पूछा, भाई वहाँ सब ठीक तो है ना? रणवीर ने एक बार फिर अपनी सर्द आवाज में कहा, ये जो तुम दोनों ने सारा रायता फैलाया है ना, और बड़े ही जोर शोर से इसे पर्चे सोशल मीडिया पर बांटे हैं, कुछ पर्चे हमारे घर तक भी पहुंच गए हैं। अब पूरी फैमिली तुम्हारी खातिरदारी के लिए तैयार बैठी है। रूही ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, और वो ज्यादा गुस्से में है क्या? गुस्से में? रूही चाची जी भयंकर क्रोध में है। घर में जितने भी जूते चप्पल है, बल्कि ये कहो कुछ तो पड़ोसियों से भी उधार मांगे हैं कि कब उनकी बेटी घर आए और वो उसी की आरती उतारे। रणवीर ने काफी सीरियस वे में कहा। रणवीर की बात सुनकर रूही और रियाज दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। भाई मैं नहीं आने वाली, आप पोप को कह देना मैंने संन्यास धारण कर लिया है और हिमालय पर तपस्या करने के लिए चली गई हूँ। रूही को अब यही रास्ता नजर आ रहा था अपनी माँ की पिटाई से बचने का। वहीं रूही की बात सुनकर रियाज ने अजीब नजरों से देखते हुए मन ही मन कहा, लगता है सदमे में पागल हो गई है, चुपचाप घर वापस आओ वरना मैं वहीं आ रहा हूँ। रणवीर ने वार्निंग देते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और क्या होने वाला है रूही के साथ आगे, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। रूही ने रुआसा होते हुए कहा, मैं नहीं जाने वाली घर, तो तुम चले जाओ और कह देना कि रूही पता नहीं कहीं चली गई है। रियाज ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, रूही रिलैक्स, देखो घर तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम भी जानती हो, और तुम अगर किसी और प्लेन पर जाकर भी छिप जाओ तो भी तुम्हारे भाई तुम्हें वहां से ढूंढ लेंगे, इसीलिए घर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रूही के पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि
रियाज की बात सही थी। उसने अपना सिर हवा हिलाया तो रियाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे बाद रूही रियाज दोनों सिर झुकाए बैठे हुए थे, जैसे अपनी सजा का इंतजार कर रहे हो। वहीं सभी घर वाले उन दोनों को घेरे हुए खड़े थे। रूही ने एक बार अपनी नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र अपनी मोम से मिली तो उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। रूही की मोम ने रूही को डांटते हुए पूछा, अब कुछ बताओगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? मतलब हम कब से कह रहे थे कि रियाज से शादी कर लो। तब तो तुम पूरे घर वालों के खिलाफ धरने पर बैठी गई थी कि तुम्हें शादी नहीं करी, पर अब क्या हुआ जो खुद ही रियाज से शादी करके आ गई? बोलो, सुनीता जी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, जिससे रूही रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देखकर सुनीता जी, जो रूही और रुद्र के डैड थे, उन्हें कहा, सुनीता क्या कर रही हो? आराम से बात करो, बच्ची रो रही है। आप इसकी तरफदारी मत कीजिए, आपने ही इसे सिर पर चढ़ाया हुआ है, इसीलिए ये इतना बिगड़ी हुई है, सुनीता जी ने चिढ़ते हुए कहा। रूही ने जब देखा कि उसकी मोम ने तो उसके डैड को भी चुप करवा दिया है, तो वो मन ही मन बोली, रूही जल्दी से कुछ सोच, आज वो फुल एग्री मूड में है। आप कुछ बोल रही हो कि मैं लगा दूं थप्पड़ तुम्हारे मुंह के ऊपर? और रियाज, तुम क्या चुप बैठे हो? तुम भी तो कुछ बोलो कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? सुनीता जी ने गुस्से में कहा। रियाज तो अब तक बेचारा बनकर बैठा था। वो अंदर ही अंदर अपनी ही सोच पे गुम था कि उसके पेरेंट्स भी आते होंगे उसकी खातिरदारी के लिए, और वो उसकी कैसे बचेगा। तभी सुनीता जी की बात सुनकर वो एकदम से चौंक गया। वहीं रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, एकदम घबराकर खड़ी हुई और बोली, मेरा मन हो रहा था कि मैं भाग के शादी करने का। मुझे एक्सपीरियंस लेना था कि भाग के शादी करना कैसे होता है। मुझे नहीं करनी थी वह नॉर्मल वाली शादी। रूही कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी, जिसकी वजह से सभी घर वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी रियाज ने भी बेचारा बनते हुए कहा, हाँ आंटी, यही मुझे भगा कर ले गई थी और इसने भागते भागते मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो यह मेरी मर्डर कर देगी। रियाज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बचने के लिए यही स्टूपिड सा बहाना बना दिया। अब नज़ारा यहाँ ऐसा था कि दोनों दादी अपने सीने पर हाथ रखे हुए ऐसे बैठी हुई थी कि जैसे अभी उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वहीं अनीता जी, आशा जी और सुनीता जी रूही को बेचारी वाली नजरों से देख रही थी कि अब तो इस बच्ची को कौन बचाएगा। रूही रियाज को ऐसे घूर रही थी जैसे सोच रही हो कि इस बंदे को 100 माले की बिल्डिंग से धक्का दूं, या तेज चाकू से इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, या सीधा तोप से ही उड़ा दूं। वही सारिका, माही, काव्या और प्रिया मुंह खोले रूही और रियाज को देख रही थी, और रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों अपने हाथ बांधे खड़े हुए थे। तीनों ने ही अपना सिर एक साथ नामे हिलाया, जैसे सोच रहे हो अब इसे कोई नहीं बचा सकता। रणवीर ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि पहले रूही रियाज का मर्डर करेगी या चाची जी पहले रूही का अपना हाथ साफ करेगी? वेदांत ने कुछ सोचते हुए कहा, रूही को देखकर लग रहा है कि पहले वो रियाज का गला दबाएगी और चाची जी का की बार बाद में खाएगी। फिर रुद्र ने भी अपनी ओपिनियन रखते हुए कहा, नहीं, तुम लोग मेरी मोम की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी गुस्से में फटने को तैयार है, इसीलिए पहला अटैक मोम की तरफ से होगा रूही पर। और तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। देखो, मोम ने जस्ट बगल में ही हमारे घर का सबसे खतरनाक हथियार रखा हुआ है। तीनों की नज़र एक साथ उस हथियार पर गई, और वो हथियार था दादी जी का बेलन। तीनों एक साथ बोले, और इस हथियार से तो आज तक हम नहीं बचे, तो रूही क्या चीज़ है? सुनीता जी का पारा एकदम हाई लेवल पर पहुंच चुका था। उसने अपने आसपास देखा, जो जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तभी उसकी नज़र दादी के पास रखे हुए बेलन पर गई। उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, बाजी, ये आज मुझे आपसे उधार चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को भागने का बहुत शौक है। आज इसके सारे शौक मैं पूरी करती हूँ, इसकी टांगें तोड़कर। सुनीता जी बेलन हाथ में लेकर रूही की तरफ बढ़ी ही थी कि रूही जल्दी से सोफे पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदते हुए बोली, मोम, क्या कर रही हो? ऐसे कोई अपनी बेटी को मारता है क्या? बहुत शौक है ना तुझे भागने का? आज तेरी टांगें ना तोड़ू ना तो मैं भी तेरी माँ नहीं। सुनीता जी उसके पीछे आते हुए बोली। रूही अब कभी किसी के पीछे छिपती, कभी किसी के पीछे। अब पूरे हॉल में यही चल रहा था। रूही आगे आगे और सुनीता जी पीछे पीछे। कुछ लोग सुनीता जी को शांत करने की कोशिश करने में लगे हुए थे, कुछ रूही को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। रूही अब अपने भाइयों के पीछे जाकर छुपी हुई थी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भाई प्लीज़ बचा लो, मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, प्लीज़ आज बचा लो, लास्ट टाइम पक्का। रुद्र ने अपनी मॉम को कसकर पकड़ लिया और कहा, मॉम क्या कर रही हो? इतना गुस्सा मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रुद्र ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा। रणवीर ने भी उसे शांत करवाते हुए कहा, हाँ चाची जी, हम समझाते हैं ना रूही को, हम बात करते हैं उसे, प्लीज़ आप शांत होकर बैठ जाइए। कुछ देर बाद घर के सारे बड़े नीचे बैठे हुए थे, किसी बात का डिस्कशन कर रहे थे। वहीं बाकी के सभी रणवीर के रूम में बैठे हुए थे। रणवीर ने रूही से पूछा, चलो शुरू हो जाओ। रूही, जो अभी तक अपना सिर झुकाकर हुए बैठी थी, उसे रियाज की तरफ देखा और दोनों ने फिर धीरे धीरे रात की सारी बात उसे सबको बता दी, जितनी
उसे थोड़ी बहुत याद थी। हाँ, दोनों को ही अपनी किस्मत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रूही ने रुआसा होते हुए कहा, भाई वो सब तो नशे में ही हुआ था ना। फिर वो अपनी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे ही हटाने लगी, माही ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रूही ये क्या कर रही हो? माना तुम्हारी शादी तुमने नशे में की है, लेकिन मंदिर में अग्नि की साक्षी मारकर की है। यह सिंदूर और मंगलसूत्र कोई खेल नहीं होता है जिसे तुम ऐसे ही हटा दोगी। अब सच्चाई यही है कि तुम दोनों शादीशुदा हो। काव्या और सारिका ने भी माही की बात का समर्थन किया। सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, रूही अब तुम सुहागन हो और एक सुहागन होने के नाते मांग के सिंदूर या मंगलसूत्र को बहुत अहमियत होती है, ये तुम्हें समझना ही होगा। अब रूही को रोना आ रहा था। वो रोते हुए ही बोली, अब तुम सब मुझे घर से निकाल दोगे ना? अब मुझे पराया कर दोगे ना? अब रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही अपनी बहन को ऐसे रोते हुए देखकर इमोशनल हो गए। तीनों ने ही उसे ग्रफ हक कर दिया। आखिर रूही घर में सबसे छोटी थी और सबसे नटखट भी। उन्होंने तो रूही को अपने सामने ही बड़ी होते हुए देखा था। उसके लिए तो रूही आज भी उसकी वही नन्ही शैतान सी बिटिया थी जो उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और अपनी बातें जिद करके बनवाती रहती थी। इसीलिए रूही को विदा करने की बात सुनकर उन तीनों की आंखें भी नम हो गई। दोपहर में रियाज के पेरेंट्स भी हवेली पहुंच चुके थे और उन्हें आने के बाद घर के सभी बड़ों ने फैसला लिया कि कल संगीत वाले दिन रूही और रियाज की ड्रिंक सेरेमनी भी करवा दी जाएगी और उसके बाद शादी की सारी रस्में प्रिया और वेदांत के साथ ही रूही और रियाज की भी होगी। समय बहुत कम था, इसीलिए सभी जल्दी जल्दी तैयारियों में लग गए। चलो भाई, वेदांत और प्रिया की शादी के साथ साथ रूही और रियाज की शादी भी फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि कैसी होती है इन चारों की ये मज़ेदार शादी। इस पर क्या ट्विस्ट आने वाला है और किसकी होने वाली है एंट्री। आप देखने के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।